आज यहाँ यमुना विहार बौद्ध विहार के अंदर जो समाज के सामने आज परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थिति से कैसे उभरा जाए और समाज को विकास के रास्ते पे कैसे ले जाया जाए, समाज के सामने जो चुनौतियाँ हैं उन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, उसके ऊपर चर्चा हुई। और हमारे जो महापुरुष हैं उनका जो जीवन संघर्ष था उसके ऊपर चर्चा हुई। और साथ ही साथ इस बात पर चर्चा हुई कि भारत में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान से शासन चलता है और इस संविधान के शासन में जनता ही सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपने समाज को एकजुट करके अपने महापुरुषों के विचार पे आगे जाने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ तो ये केंद्र की सरकार तो प्रजातंत्र को धीरे धीरे ख़त्म कर रही है, देश के संविधान को ख़त्म कर रही है। लेकिन जिस तरह EVM से सरकार जीतती आ रही है, उसको रोकने के लिए आने वाली 31 तारीख को दिल्ली के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का घेराव करने के लिए दिल्ली में पूरे देश से लोग आ रहे हैं। उसमें सब लोग मिलजुल के इकट्ठे होकर उसमें शामिल होंगे और हम किसी भी सूरत में EVM से चुनाव नहीं होने देंगे, बैलेट पेपर से चुनाव होगा। उसके लिए समाज को तैयार कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने महापुरुषों को बताए रास्ते पर चलने का आज सबने संकल्प लिया। मंत्री, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस है वर्तमान में, और कांग्रेस की तरफ से EVM के ऊपर कोई विस्तृत बयान नहीं आया है। कांग्रेस भी इस मुद्दे पे चिंतित है। हालांकि बयान इसलिए भी शायद मैं समझ तो नहीं आ रहा क्योंकि EVM को लाने वाली तो कांग्रेस ही है। उसने हो सकता तब ये नहीं सोचा होगा कि कल को ऐसी सरकार आएगी कि इसका पूरा इस्तेमाल ही उल्टा हो जाएगा। लेकिन आज कांग्रेस को भी और बाकी विपक्ष के सारे दलों को भी इस मुद्दे पे साथ आना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। क्या लगता है वर्तमान सरकार या चुनाव आयोग को आप 31 तारीख का जो आपका प्रदर्शन है उससे बैकफुट में लाने में कामयाब हो पाएंगे? निश्चित तौर पे लाएंगे, क्योंकि ये केवल दिल्ली में नहीं और केवल हम नहीं, पूरे देश के कोने कोने में आप कहीं भी देख लीजिए, पूरे देश में EVM के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया है। और आने वाले 10 दिनों के अंदर आपको दिखाई देगा कि भारत के अंदर केवल एक ही नारा आपको गूंजता दिखाई देगा, EVM हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, बैलेट पेपर वापस लाओ। मोदी के खिलाफ या मोदी के विरोध में अभी तक कोई विपक्ष का चेहरा बड़ा नहीं दिखाई दे रहा। आपको कोई क्या लगता है कौन चेहरा? मोदी चेहरा है सिर्फ जी, लेकिन मोदी सब कुछ नहीं है। विपक्ष के पास चेहरा भी नहीं है कोई? नहीं, चेहरे बहुत हैं। ये तो मीडिया, पूरे देश का मीडिया पूंजीपतियों ने खरीद लिया। उन पूंजीपतियों ने जिनकी पूंजी को कई गुना ज़्यादा बढ़ाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। और वो मीडिया नहीं है, वो बेसिकली BJP के प्रवक्ता बन गए सारे चैनल। उन चैनलों को देखना बंद कीजिए। सोशल मीडिया पे जो हमारे आप जैसे यूट्यूबर्स के माध्यम से पूरे देश में EVM के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन बन चुका है। तो मैं पूरे देशवासियों से कहूँगा, ये जिनको मुख्य मीडिया चैनल समझते हैं इनको देखना बंद कीजिए, क्योंकि ये BJP के प्रवक्ता हैं, ये कोई मीडिया चैनल नहीं है। शुक्रिया। ये अच्छा संकेत नहीं है क्या? हमें कुछ चीज़ें जो अंगीकार करनी चाहिए, सुधार करनी चाहिए, वो ये है कि हम बाबा साहेब की केवल मूर्ति ना लगाएं, बुद्ध की केवल मूर्ति लगा के वहाँ पंचशील का पाठ ना करें, उसको अपने आचरण में तो उतार लें। अगर हम आचरण में उतार लें तो इनकी कोई ताकत नहीं है, ये हमारे मुकाबले पे आसपास भी नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। बस दिक्कत ये है सब, हमारे घर के पड़ोस में अगर कहीं जागरण हो रहा हो तो महिला जिसका जागरण हमारे घर में आएगी, इनवाइट करना, हमारी पत्नी बच्चों को लेकर उसमें शामिल हो जाएगी। लेकिन अगर बौद्ध धर्म पे चर्चा हो रही हो या समाज के मुद्दों पे चर्चा हो रही है, जैसे सब्जेक्ट है सामाजिक मुद्दा है, उसके अंदर हम लोग पुरुष लोग शामिल होते हैं। यहाँ तो फिर भी आज 4-5 महिलाएं दिख रही है, 5। अदरवाइज ज्यादातर पूरे देश में मैं देखता हूँ साउथ थोड़ा बेहतर है नॉर्थ से। नॉर्थ इंडिया की तो हालत इतनी खराब है, जहां भी चर्चाएं होती हैं 99% पुरुष होते हैं। और बच्चों में संस्कार कौन डालता है? माँ डालती है, बहन डालती है, दादी डालती है, बुआ डालती है। अब हमारी माँ, बहन, बेटी जिनको हम अपने इस तरह की सभाओं में चर्चा में लेकर शामिल नहीं होते, उसमें संस्कार बुद्धिज्म के बाबा साहेब के विचार के संस्कार नहीं जा रहे, उसमें संस्कार उसके जा रहे हैं कथावाचक है तो कथावाचक को सुनने चली गई परिवार को, बच्चों को लेके। कहीं माता की चौकी लग रही, कहीं जागरण हो रहा, वहां चली गई, चाहे शर्मा शर्मी चली गई, लेकिन बच्चे छोटे बच्चों को साथ ले जाती है। तो हमारे बच्चे उनके संस्कार सीख रहे हैं और हम जो पुरुष लोग जगह जगह भाषण दे रहे हैं, अपने घर में आके अपने बच्चों को भी हम संस्कारित नहीं कर रहे। हम बच्चों के साथ दोस्त की तरह नहीं बैठते,
बच्चों के साथ चर्चा नहीं करते। अगर अपने महापुरुषों की विचारधारा पर अपने घर में अपने बच्चों के साथ चर्चा करें, ऐसी सामाजिक मीटिंगों में अपनी पत्नी को, माता को, बहन को, बेटी को साथ में लेकर शामिल हों, तो हमारी न केवल संख्या बढ़ेगी बल्कि हमारे घर के अंदर वो संस्कार का बीजारोपण हो जाएगा, जो संस्कार हमारे बच्चों में आएंगे और हमारे बच्चों के आने से धीरे धीरे चारों तरफ बुद्धिज्म नजर आएगा। तो एक तो ये मेरा सुझाव है। दूसरा, आज अनफॉर्चुनेट ये है कि जिस मनुस्मृति के माध्यम से, एक तरह का मनुस्मृति बाबा साहब के संविधान से पहले का संविधान था, जिससे देश की सामाजिक व्यवस्था चलती थी, उस सामाजिक व्यवस्था में हमारे लोग जब मैं बोलता हूं तो आज के लोगों की भाषा में उसको कहेंगे SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटीज। क्योंकि माइनॉरिटी का भाई 500 साल पहले सिख धर्म आया, 1400 साल पहले इस्लाम आया, 2000 साल पहले ईसाई धर्म आया, उससे पीछे जाएंगे तो क्या था? ना इस्लाम था, ना ईसाई धर्म था, ना सिख धर्म था, तो पूरा भारत बौद्ध में था। तो आज के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के जो लोग हैं, जिनकी जनसंख्या लगभग 88% है, 88% लोगों के ऊपर 12% शासन करना, तो उसका कारण है कि उस मनुस्मृति ने हमारे इस 88% लोगों को लगभग 2000 साल तक पढ़ने नहीं दिया। पढ़ने पे धार्मिक बंदिश लगा के रखी, उनके व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश लगा के रखी, उनके संपत्ति जोड़ने पर धार्मिक बंदिश लगा के रखी। इसी के ऊपर ज्योतिबा फुले जी ने कहा था, ज्ञान बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना धन गया, और धन के अभाव में हमारे लोग गरीब हो गए और गुलाम हो गए। और ये जो नुकसान समाज का हुआ है अविद्या की वजह से हुआ, यानी ज्ञान ना होने की वजह से हुआ। तो पहले तो हजारों साल तक ज्ञान से वैसे ही वंचित रहे, लेकिन भलाओ ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का कि उन्होंने हमारे ज्ञान के रास्ते खोल दिए। और बाबा साहेब के 5 में से 4 बच्चे कुर्बान करने के बाद, जवान पत्नी कुर्बान करने के बाद, उन्होंने हमारे न केवल पढ़ाई के रास्ते खोले बल्कि हमारी नौकरी के रास्ते खोले, राजनीति में जाने के रास्ते खोले। आज हम जो भी कुछ बने बैठे हैं, यहाँ तक कि यहाँ जो बैठ के हम बात कर रहे हैं, हम जिस लायक बन पाए, ये अकेले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की कुर्बानी की वजह से बन पाए। लेकिन उस कुर्बानी को हमने बर्बाद किया है, दोषी हम हैं। पहले तो अपना दोष स्वीकार करो, दोष में सुधार करो, अपनी गलती में सुधार करो। क्योंकि आज साजिशन, पहले तो मनुस्मृति से वंचित किया, लेकिन आज किसी कानून को बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। शिक्षा छीन ला या शिक्षा पे कोई पाबंदी आजकल कानून बना के नहीं लगाई गई। अब आपको क्या बंदिश कहाँ है तो खुला हुआ है। मैं कह रहा हूँ आपके पढ़ने पर फिर से बंदिश लग चुकी है। 12वीं पढ़ के आपके बच्चे क्या बन जाएंगे? 2 बहुत बड़े धोखे हमारे समाज के साथ हुए हैं, और सत्ता ने मनोवादियों के विचार को लागू करके हमारे लोगों के पढ़ने लिखने के रास्ते को फिर से बंद कर दिया है, हमारे लोगों के नौकरी में आने के रास्ते को फिर से बंद कर दिया है। बंद ऐसे किया है, उन्होंने हायर एजुकेशन को इतना ज्यादा महंगा कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं दिल्ली के सरकार का दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, या NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है दिल्ली द्वारका के अंदर, दिल्ली सरकार का, वो NLU के अंदर 5 साल का लॉ का कोर्स है। उस लॉ के कोर्स को करने के लिए पहले तो एंट्रेंस एग्जाम को पास करने के लिए आपको कोचिंग लेनी पड़ेगी। वो कोचिंग में कम से कम 3 लाख रुपए खर्च होगा, कम से कम 3 लाख क्या होगा, 3 लाख रुपए तो कोचिंग पे खर्च करेगा बच्चे। और कोचिंग के बाद अगर बच्चा बहुत काबिल है, उसने एग्जाम को कंप्लीट करके क्वालिफाई कर लिया, अब उसको यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है एडमिशन, लगभग 3 लाख रुपया 1 साल की फीस है। 5 दिए 15, 5 साल का 15 लाख तो ये हो गया, प्लस हॉस्टल चार्ज, खाने का खर्चा, किताबों का खर्चा, बाकी सारे खर्चे जोड़ लिए जाए तो कम से कम 20 लाख रुपया आपको अपने बच्चे को केवल लॉ की NLU से डिग्री कराने के लिए चाहिए, नौकरी लगाने के लिए नहीं। 20 लाख। दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी और NSUT इसके अंदर